Hello students, myself Indu Jaiswal. Today I will teach about measurement means मापन। सामान्य तौर पर मापन के बारे में हम सभी जानते हैं कि किसी भी चीज को मापना मापन कहलाता है। हर व्यक्ति जीवन में कोई ना कोई क्रिया करता है, यानी कि व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित जो कार्य करता है उन्हें कई बार अनौपचारिक ढंग से उनका मापन किया जाता है। जैसे कोई फल विक्रेता है, वो फल को तोलता है। वस्त्र जो विक्रेता है यानी वो कपड़े को नापता है। जो दूध वाला है वो दूध को नापता है। और डॉक्टर होता है वो शरीर के तापमान को मापता है। इसी प्रकार मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी कि जैसे कोई एक दर्जी है, यदि आप उसके पास कपड़े सिलवाने जाते हैं तो दर्जी के पास एक इंची टेप होती है जिससे वह आपके साइज को मापता है और उसके आधार पर वो कपड़े सिलता है। तो उसने जो मेजरमेंट किया वो क्या कहलाता है? मापन। इसी प्रकार जैसे हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं। स्कूल में सभी बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन कोई बच्चा उस स्कूल में 1 किलोमीटर की दूरी से आता है और हो सकता है कि कोई बच्चा 5 किलोमीटर की दूरी से आता है। तो जो बालक की ये क्रियाएं हैं या जो दूरी है उसको हम माप सकते हैं। यानी कि एक तरह से कहा जाए तो जीवन का कोई भी पहलू हो उसमें हमें मापन की आवश्यकता होती है। देखा जाए तो जो वर्तमान युग है उसकी वैज्ञानिक प्रगति का मुख्य आधार मापन ही है। जो रॉस महोदय हैं उन्होंने बताया है कि यदि मापन के सारे यंत्र और साधन विश्व में समाप्त कर दिए जाएं, तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार के समान ढह जाएगी। एक तरह से जो मापन है वो हमें अतीत के संबंध में जानकारी देता है, जिससे वर्तमान को समझने में सहायता मिलती है। और जो भविष्य की समस्याएं हैं उनके समाधान में मापन का प्रयोग अधिक से अधिक रूप में किया जा रहा है। अब हम देखेंगे कि कुछ मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने मापन के विषय में क्या कहा है। सबसे पहले जो एस स्टीवेंस है, उन्होंने मापन के बारे में बताया है कि मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं के अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। स्टीवेंसन ने बताया है कि निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार, यानी कि कुछ ऐसे मापक या मानक जो नियमों में बंधे हुए हों या स्वीकृत हों और जो निश्चित हों। जैसे कि अभी हमने एक दर्जी का उदाहरण देखा था कि दर्जी जिस मीटर को या मापक को कपड़े नापने के लिए प्रयोग करता है वो क्या होता है? स्वीकृत भी होता है, मानित होता है। यानी कि जो हमारा इंची टेप है उसमें जो मानक हैं वो फिक्स हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, हम उसे बदल नहीं सकते। यानी कि यदि किसी दर्जी द्वारा किसी कपड़े की सिलाई की जाती है तो उससे पहले वह उस कपड़े को मापता है। यदि एक दर्जी के लिए या व्यक्ति के लिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर है तो दूसरे दर्जी के लिए भी वही मानक है। दूसरी जो परिभाषा आती है वो दी है कैम्पबेल ने। नियमों के अनुसार वस्तुओं या घटनाओं को प्रतीकों में व्यक्त करना मापन है। यानी कि कोई वस्तु है या कोई घटना हो रही है, उसको अंकों के रूप में या प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना ही मापन है। परंतु वह जो प्रतीक होते हैं वो नियमों के अनुसार होने चाहिए। एक तरह से हम देखें तो मापन विभिन्न प्रकार के निरीक्षणों, वस्तुओं या घटनाओं को कुछ विशिष्ट नियमों के अनुसार सार्थक और संगत और अंकों के रूप में संकेत प्रदान करने की एक प्रक्रिया है। अब हम देखेंगे कि मनोवैज्ञानिक रूप से मापन के 2 प्रकार बताए गए हैं।
मेंटल मेजरमेंट और फिजिकल मेजरमेंट, यानी कि मानसिक मापन और भौतिक मापन। जो मानसिक मापन है उसका प्रारंभ बुद्धि के मापन के लिए अल्फ्रेड बीने के द्वारा बुद्धि परीक्षण के लिए किया गया। जो मानसिक मापन है उसकी कोई निश्चितता नहीं होती है। मानसिक मापन जो होते हैं वो परिवर्तनीय होते हैं और मानसिक मापन वस्तु के किसी आंशिक गुण के मात्रा से ही संबंधित होते हैं। जैसे कि जो मानसिक मापन है उसका प्रयोग मुख्य रूप से बुद्धि के लिए, अभिक्षमता के लिए, उपलब्धि के लिए, रुचि के लिए और योग्यता के मापन के लिए किया जाता है। दूसरे प्रकार का जो मापन है मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वो है भौतिक मापन। सबसे पहले जो भौतिक मापन है उसका प्रारंभ प्रयोगात्मक मनोविज्ञान में किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप हुआ था। भौतिक मापन की जो प्रकृति है वो निरपेक्ष रूप से होती है और जो भौतिक मापन होता है वो निश्चित होता है। जो भौतिक मापन है उनकी व्याख्या मानसिक मापनों की अपेक्षा सरल होती है और इन मापनों में संपूर्णता और वस्तुनिष्ठता पाई जाती है, यानी कि जो भौतिक मापन होता है वो स्थिर होता है। अब हम बात करेंगे कि जो मापन है उसकी जो प्रक्रिया होती है उसमें कौन कौन से तत्वों का होना आवश्यक होता है। सबसे पहले इसमें मापनकर्ता का होना आवश्यक है। जब तक कोई मापनकर्ता नहीं होगा तो माप सही ढंग से नहीं हो पाएगा। जो दूसरा आवश्यक तत्व है वो है उपकरण। यदि किसी वस्तु को मापने के लिए सही मानक या उपकरण नहीं होगा तो मापन प्रक्रिया संभव नहीं है। और तीसरा जो मापन प्रक्रिया का आवश्यक तत्व है वो है मापन के चर। मापन के चर यानी चर एक तरह से वो होते हैं जो परिस्थिति के साथ जिनका मान बदल जाता है। अब हम देखेंगे कि जो मापन के चर हैं उन्हें दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले है गुणात्मक मापन और दूसरा है मात्रात्मक मापन। जो गुणात्मक मापन होता है वो शब्दों की व्याख्या करता है और जो मात्रात्मक मापन होता है वो अंकों का निर्धारण करता है। मान लीजिए यदि आप कोई कपड़ा बाजार खरीदने जाते हैं तो उसमें कई तरह की वैरायटियां देखने को मिलती हैं। जैसे कॉटन का कपड़ा होता है, कॉटन के कपड़े में भी कोई कपड़ा पतला होता है और कोई कपड़ा मोटा होता है, कोई कपड़ा सस्ता होता है और कोई कपड़ा महंगा होता है। कपड़े को देखकर हम कहते हैं कि यह कपड़ा अच्छा है और यह कपड़ा अच्छा नहीं है। यानी कि कपड़े का जब हम चुनाव करते हैं तो वह एक तरह से गुणात्मक मापन में आता है। और जब हम देखते हैं कि एक कपड़ा 500 रुपए का है और उसी दूसरी दुकान और वही कपड़ा दूसरी दुकान पर 400 रुपए का है, यानी कि कई बार वैरायटी एक होते हुए भी कपड़े का मूल्य अलग अलग होना, तो ये मात्रात्मक मापन या मात्रात्मक चर कहलाता है। अब हम देखेंगे कि जो गुणात्मक मापन और मात्रात्मक मापन है, इसमें गुणात्मक मापन किसी वस्तु, प्राणी, घटना और क्रिया की विशेषताओं को गुणों के रूप में देखने और समझने के लिए काम में आता है। और जो मात्रात्मक या परिमाणात्मक मापन है उसका अभिप्राय है कि भौतिक जगत में यदि कोई सत्ता है जिसे देखा जा सकता है, उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति को अनुभूत किया जा सके। इस प्रकार जो मात्रात्मक मापन है वो भौतिक विज्ञान के रूप में काम में लिया जाता है। मात्रक मापन को दो भागों में बांटा गया है, सतत मापन और असतत मापन। जो सतत मात्रात्मक मापन है एक तरह से जैसे शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर सतत रूप से चलती रहती है और जैसे जो विकास है वो भी सतत रूप से चलता रहता है। यानी कि सतत मापन में
मात्रात्मक जो मापन है वो सतत रूप से चलता रहता है। सतत मापन में जो संख्या होती है दशमलव में आती है। जैसे कि यदि हम किसी व्यक्ति की एज की बात करें तो हम कहते हैं कि वो 10 साल का है और 5 महीने का है। या फिर किसी व्यक्ति की हाइट को यदि हमें नापना है और उसको दर्शाने के लिए हम दशमलव में दर्शाते हैं, यानी कि जैसे किसी व्यक्ति की हाइट 5 फुट 25 इंच है तो उसे हम पॉइंट्स में दिखाएंगे, यानी कि जो संख्याएं दशमलव में आती हैं या फिर उनका मापन पॉइंट्स में किया जाता है तो वह सतत मापन मात्रात्मक मापन कहलाता है। दूसरा है असतत मात्रात्मक मापन। इसके अंतर्गत जो पूर्ण संख्याएं हैं जो दशमलव में नहीं आती हैं और जो स्वयं में ही अपने आप में पूर्ण होती हैं उन्हें लिया जाता है। जैसे कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अपनी पूर्ण संख्या में आती हैं, यानी कि हम एक तरह का एग्जाम्पल लेंगे जिसमें क्लास का एग्जाम्पल है कि कक्षा में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। यदि कक्षा में हमें बच्चों की संख्या जाननी है तो हम कहेंगे कि 5th कक्षा में 20 बच्चे आए हैं या 8th कक्षा में 35 बच्चे हैं। हम यह नहीं कह सकते कि 8th क्लास में 35.5 बच्चे हैं। तो यह एक प्रकार का असतत मात्रात्मक मापन है। अब हम देखेंगे कि जो मापन प्रक्रिया है वो कितने चरणों में विभाजित की गई है। मुख्यतः मापन प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले गुणों को पहचानना, फिर है गुणों को अभिव्यक्त करने वाले संक्रिया अभिविन्यास को निश्चित करना, और थर्ड है गुणों को अंशों या योग की इकाइयों में मात्रांकित करना। सबसे पहले आता है आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग द ट्रेड्स, यानी कि व्यक्ति के गुणों को या शील गुणों को पहचानना। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के मापन से पहले सब उसके गुणों को पहचानकर उनकी व्याख्या की जाती है, क्योंकि मापन के अंतर्गत व्यक्ति या वस्तु के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन ना करके उसके केवल कुछ ही गुणों का मापन किया जाता है। जैसे कि मेज की या कमरे की लंबाई को मापना, शारीरिक तापक्रम को नापना, बालक की बुद्धि को नापना, सृजनात्मकता को नापना, किशोर बालक की संवेगात्मक परिपक्वता को नापना और रुचि को मापना आदि। दूसरा जो स्टेप है वो है determining set of operations by which traits may be expressed, यानी कि गुणों को अभिव्यक्त करने वाले संक्रिया अभिविन्यास को निश्चित करना। मापन के दूसरे चरण में उन संक्रिया विन्यासों को निश्चित किया जाता है जिनके माध्यम से मापनकर्ता उन गुणों को अभिव्यक्त कर सके। जैसे लंबाई मापने हेतु मीटर का उपयोग करना और इंची टेप का उपयोग करना। तीसरा जो स्टेप है वो है टू क्वांटिफाई द ट्रेड्स इन द यूनिट्स ऑफ पार्ट्स और सम, यानी कि गुणों को अंशों या योग की इकाइयों में मात्रांकित करना। इस चरण में संक्रियाएं जो होती हैं उनके निष्कर्षों को मात्रात्मक रूप में व्यक्त करते हैं। इसमें 2 बातें मुख्य रूप से आती हैं, कितने हाउ मैनी और कितना यानी कि हाउ मच। यानी कि गणित का एक प्रश्न पत्र एक विद्यार्थी को बहुत सरल लगता है तो दूसरे विद्यार्थियों को वो बहुत कठिन लगता है। हम इन दोनों ही विद्यार्थियों के बुद्धि स्तर की समानता और उनके दृष्टिकोण के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। ऐसी स्थिति में मापनकर्ता को इन मानसिक योग्यताओं को ऐसी स्पष्टता देनी होती है जिससे वे इसके बारे में उचित मात्रा बता सकें।
अब हम देखेंगे कि मापन के कुछ कार्य होते हैं जो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, सेकंड है पूर्व कथन यानी कि प्रिडिक्शन, थर्ड है तुलना कंपैरिजन, फोर्थ है परामर्श और निर्देशन यानी कि गाइडेंस और काउंसलिंग, फिफ्थ है निदान डायग्नोसिस और सिक्स्थ है अन्वेषण यानी कि रिसर्च। वर्गीकरण के अंतर्गत यह बताया गया है कि यदि पूरी दुनिया में हम सभी जानते हैं कि कोई भी दो व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं, वे ना तो शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। शोध से यह निष्कर्ष निकाला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति क्षमता, रुचि और व्यक्तित्व के जो शील गुण हैं उनकी दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो मापन का एक ये मुख्य कार्य है कि इन आधारों पर वह वर्गीकरण करता है। दूसरा है पूर्व कथन। पूर्व कथन से हमारा यहाँ पर जो तात्पर्य है वो है कि व्यक्ति की वर्तमान योग्यताओं के आधार पर भविष्य के बारे में घोषणा करना। मनोविज्ञान में पूर्व कथन करने की विशेष आवश्यकता पड़ती है। कुछ ऐसे बुद्धि परीक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम लोग किसी भी व्यक्ति विशेष के संबंध में निर्णय लेते हैं। थर्ड है तुलना। तुलना मापन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। प्रत्येक परीक्षा का उद्देश्य होता है कि उसके परिणामों के आधार पर दो व्यक्तियों, दो कक्षाओं और दो अध्ययन प्रणालियों की तुलना की जा सके। यानी कि जो प्रमाणीकृत परीक्षाएं होती हैं उनके आधार पर पहले से ही कुछ मानक तैयार किए हुए होते हैं और भिन्न भिन्न व्यक्तियों की तुलना आपस में आसानी से की जा सकती है। फोर्थ है परामर्श और निर्देशन। मनोवैज्ञानिक और व्यावसायिक क्षेत्रों में विद्यार्थी में मापन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के आधार पर शिक्षक न केवल अपने विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करता है बल्कि उनको व्यावसायिक मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। फिफ्थ है निदान। चिकित्सा क्षेत्र में चिकित्सक द्वारा कई प्रकार के उपकरण जैसे थर्मामीटर, एक्सरे, ऑपरेशन से संबंधित औजार काम में लिए जाते हैं, लेकिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उपकरणों जैसे बुद्धि लब्धि परीक्षणों, रुचि परीक्षणों आदि के माध्यम से निदान किया जाता है। लास्ट है अन्वेषण। कोई भी मनोवैज्ञानिक अनुसंधान है उसमें मापन का प्रयोग किए बिना मनोविज्ञान को अधूरा माना गया है। मनोविज्ञान में निरंतर अतीत की घटनाओं या शोध कार्यों से लेकर जो वर्तमान में जो शोध कार्य हो रहे हैं उसके अलावा भविष्य में भी मापन उपकरणों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता रहेगा। इस प्रकार मापन केवल मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, भौतिक शास्त्र के लिए ही उपयोगी ना होकर बल्कि अर्थशास्त्र, गणित शास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र और जीवन शास्त्र सभी में मापन का उपयोग निरंतर किया जा रहा है। अभी तक हमने बात की थी कि मापन क्या है। मापन एक तरह से संक्षिप्त रूप में देखा जाए तो मात्रात्मक मूल्य को ज्ञात करने से है। इसमें वस्तु का, घटना का निरीक्षण करके तथा व्यवहार का वर्णन अंकों के द्वारा किया जाता है और ये जो अंक होते हैं वो विभिन्न स्तर और नियमों के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। मापन एक संकुचित प्रक्रिया है। मापन में कुछ मानक निर्धारित किए जाते हैं, उन्हीं के अनुसार मापन की प्रक्रिया चलती है। मापन में 3 तत्वों का मुख्य रूप से समावेश किया जाता है। पहला विषयी यानी कि जिसके गुणों का मापन किया जाना है। दूसरा है प्रतीक यानी कि जो गुणों की मात्रा को निर्धारित करते हैं और तीसरे हैं
नियम जिनके आधार पर मात्रा को व्यक्त किया जाता है। मापन के अंतर्गत जो अंक निर्धारित किए जाते हैं वो निश्चित होते हैं और उसी के अनुसार मापन किया जाता है। मापन में सांख्यिकी द्वारा गणना की जाती है, जैसे व्यक्ति का भार है, लंबाई चौड़ाई की गणना, यानी कि इनमें एक निश्चित पैमाने का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता एक अच्छी मापन विधि की मुख्य विशेषता है, यानी कि मापन को तभी वस्तुनिष्ठ कहा जा सकता है जब बार बार प्रयोग करने पर भी उसके द्वारा एक ही अंक प्राप्त हो। मापन की एक अन्य विशेषता है वैधता, यानी कि मापन के लिए जिन अंकों का निर्धारण किया गया है वो वैध या मान्य होने चाहिए, यानी कि जांच करने के लिए एक मात्रा का निर्धारण कर दिया जाता है और वो सभी को मान्य होते हैं। मापन की नेक्स्ट विशेषता है विश्वसनीयता, यानी कि कोई भी मापन विधि उस सीमा तक विश्वसनीय होती है जिस सीमा तक वह बार बार प्रयोग करने पर भी एक ही समान परिणाम प्रदान करती है। मापन की जो एक अन्य विशेषता है वो है व्यवहारिकता, यानी कि अच्छा मापन वही कहलाता है जब उसमें व्यवहारिकता हो, यानी कि व्यवहारिकता का तात्पर्य यह है कि मापन का प्रयोग अंकन और प्राप्त किए गए अंकों की व्याख्या में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न ना हो। अब हम बात करेंगे कि मापन के कुछ स्तरों का निर्धारण किया गया है। ये स्तर स्टीवेंस ने 1951 में बताए, जिन्हें मापनियों के नाम से भी जाना जाता है। ये 4 स्तर हैं, जिनमें सबसे पहला नामित मापनी या नामित मापन, जिसे नॉमिनल और क्लासिफैक्टरी मेजरमेंट और स्केल भी कहा जाता है। सेकंड है क्रमिक या क्रमात्मक मापनी, यानी कि ऑर्डिनल मेजरमेंट और स्केल। थर्ड है अंतराल मापनी, यानी कि इंटरवल मेजरमेंट और स्केल। और फोर्थ है अनुपात मापनी, यानी कि रेशियो मेजरमेंट और स्केल। सबसे पहले आती है नामित मापनी। नामित मापनियों को शाब्दिक मापनी या वर्गीकृत मापनी भी कहा जाता है। जो नामित मापनी या मापन है यह सबसे सरल है और सबसे निम्न स्तर का मापन माना जाता है। इस प्रकार के मापन में अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता संख्या या अंक का उपयोग वस्तुओं, व्यक्तियों और समूहों की पहचान करने के लिए या उनका नामकरण करने के लिए करता है। इसमें व्यक्तियों को विभिन्न वर्गों या भागों में विभाजित किया जाता है। इस प्रकार की मापनी में वस्तुओं को, घटनाओं को या तथ्यों को उनकी विशेषताओं के आधार पर और उनके गुणों के आधार पर अलग अलग वर्गों में या समूहों में रखा जाता है और प्रत्येक वस्तु और घटना या व्यक्ति की पहचान करने के लिए उसे कोई नाम, कोई संख्या या कोई कोड निर्धारित कर दिया जाता है। जैसे कोई भी खिलाड़ी हैं, चाहे वे क्रिकेट खेल रहे हों चाहे फुटबॉल खेल रहे हों, उनकी टी शर्ट पर नंबर 1, 2, 3, 4 अंकित कर दिए जाते हैं। ये नंबर एक खिलाड़ी को दूसरे खिलाड़ी से अलग करने के लिए या उनकी पहचान करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। इसी प्रकार यदि किसी शहर की डाक वितरण प्रणाली जो है उसको पिन कोड के आधार पर नामित किया जाता है, जैसे जयपुर 1, जयपुर 2, जयपुर 3, जयपुर 4। इसी तरह से एटीएम का प्रयोग करने के लिए बैंकों द्वारा अलग अलग कोड निर्धारित
कर दिए जाते हैं। नामित मापन में कुछ सांख्यिकी विधियों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें बारंबारता का, प्रतिशत का, अनुपात का, मोड यानी बहुलांक का। अधिकांशतः इस प्रकार की मापनी का उपयोग व्यवहार परक विज्ञानों में किया जाता है। दूसरे प्रकार का जो मापन या मापनी आती है वो है क्रमात्मक मापन या क्रमित मापनी। जो ये मापनियों का क्रम है उसमें क्रमिक स्तर नीचे से ऊपर की ओर दूसरे नंबर पर रखा जाता है। इस मापन में व्यक्तियों, वस्तुओं, घटनाओं, विशेषताओं या प्रतिक्रियाओं को किसी गुण के आधार पर एक क्रम में आरोही और अवरोही यानी कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है। जो क्रमित स्तर का मापन है इसमें रैंक प्रदान की जाती है। जैसे मान लीजिए कि कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट है, उसमें मिस इंडिया या मिस यूनिवर्स का चयन सुंदरता के आधार पर किया जाना हो। छात्रों को अंकों के आधार पर वरीयता क्रम में रखना, प्रथम, द्वितीय और तीसरी श्रेणी का निर्धारण करना। जैसे कोई संस्था है, उसमें अनुभव और शैक्षिक रिकॉर्ड को वरीयता देते हुए कर्मचारियों की नियुक्ति करना या फिर उनकी नौकरी में पदोन्नति करना। तो ये सब क्रमात्मक मापनी के अंतर्गत आते हैं। क्रमात्मक मापन के स्तर को क्रम प्रदान करने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहली विधि है पंक्ति क्रम विधि। पंक्ति जो क्रम विधि है, इसमें वस्तुओं को उनके कोटि क्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया जाता है। जैसे मान लीजिए आइसक्रीम का फ्लेवर है या हमारी पसंद की जो आइसक्रीम है, हम उसे एक क्रम में रखते हैं। जैसे सबसे पहले हमने नंबर दिया स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम को, फिर दिया वनीला आइसक्रीम को, फिर दिया चॉकलेट वाली आइसक्रीम को और फिर दिया मैंगो आइसक्रीम को। क्रमात्मक मापनी में जो दूसरे प्रकार की विधि है वो है युग्म क्रम विधि। इस विधि के अंतर्गत जोड़े बनाए जाते हैं। इसमें यह निर्धारित किया जाता है कि किस समूह में कितने जने जोड़े बनेंगे और जो समूह बनाए गए हैं उन व्यक्तियों के मध्य वास्तविक अंतर कितना है। जैसे मान लीजिए एक समूह में 5 छात्र हैं। इन 5 छात्रों को किसी परीक्षण के आधार पर A, B, C, D और E वर्गों में रखकर A को 5 अंक, B को 4 अंक, C को 3 अंक, D को 2 अंक और E को 1 अंक दिया तो यह क्रमात्मक मापनी कहलाएगा। जो क्रम सूचक अंक हैं उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि दो वस्तुओं में, घटनाओं में या व्यक्तियों में एक दूसरे की तुलना में कौन श्रेष्ठ है, परंतु यह पता नहीं चलता कि दोनों की पारस्परिक परिस्थिति में क्या अंतर है। तीसरे प्रकार की जो मापनी आती है वो है अंतराल मापनी। अंतराल मापनी के द्वारा गुणात्मक तथ्यों को परिमाणात्मक आंकड़ों में व्यक्त किया जाता है। मनोविज्ञान और शिक्षा में इस प्रकार का मापन अधिक किया जाता है और इस मापन द्वारा कई प्रकार की सांख्यिकी गणनाएं की जाती हैं। अंतराल मापनी के द्वारा हम किन्हीं दो वर्गों, व्यक्तियों या वस्तुओं के मध्य जो अंतर होता है उसको अंकों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। अंतराल मापनी में मुख्य रूप से थर्मामीटर को, कैलेंडर को या घड़ी को मापन के रूप में लिया जाता है। जो अंतराल मापनी होती है इसमें कोई शून्य बिंदु निर्धारित नहीं होता है और प्रत्येक अंश जो होता है उसके बीच में समान दूरी होती है और समान अंतर होता है। जैसे मान लीजिए जो थर्मामीटर है उसमें 98 डिग्री और 99 डिग्री के मध्य जितना अंतर है उतना ही अंतर 99 डिग्री और 100 डिग्री के बीच होता है।
इस मापनी के द्वारा हम व्यक्तियों के विशेषताओं या गुणों के जो वास्तविक अंतर है उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट और जो लास्ट मापनी आती है वो है अनुपात मापनी यानी कि रेशियो स्केल। यह मापन का चौथा स्तर माना गया है। इस मापन स्तर पर जो मापन किया जाता है वो यथार्थ और शुद्ध माना जाता है, यानी कि यह मापन की वस्तुनिष्ठ, विश्वसनीय और वैज्ञानिक मापनी है। इस मापनी की एक मुख्य विशेषता है, इसमें वास्तविक शून्य बिंदु होता है। इस मापनी में जो प्रारंभिक बिंदु है वो शून्य को माना जाता है। मान लीजिए दो बालक हैं, अमित और राजीव। इनको यानी कि राजीव को हमने 30 अंक दिए और अमित को हमने 60 अंक दिए। तो इस मापनी के द्वारा हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि जो गुण राजीव में विद्यमान है 30%, अमित में उससे ज्यादा यानी कि 60% गुण विद्यमान है। यानी कि इस मापनी की प्रत्येक इकाई की जो दी गई संख्या होती है वो मापित गुण की विभिन्न मात्राओं के मध्य अनुपात को दर्शाती है। इस प्रकार नामित मापनी, क्रमात्मक मापनी, अंतराल मापनी और अनुपात मापनी में सबसे अधिक जो श्रेष्ठ मापनी मानी जाती है वो है अनुपात मापनी। इन मापनियों को क्रमबद्ध रूप से रखा जाता है। सबसे पहले नामित मापनी को रखा जाता है, उसके बाद क्रमात्मक मापनी को, थर्ड नंबर पे अंतराल मापनी को और अंत में अनुपात मापनी को रखा जाता है। नामित मापनी शब्दों के आधार पर, क्रमित मापनी रैंक के आधार पर, अंतराल मापनी में किन्हीं दो वर्गों के बीच में अंतर को प्रदर्शित किया जाता है और जो अनुपात मापनी इनमें रेशियो के आधार पर मापन किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं मापन की दिशा में अब तक जो विकास हुआ है उसके फलस्वरूप अनेक प्रकार की मापनियां और तकनीक विकसित हुई हैं। फिर भी मापन की समस्या हमारे सामने आज भी है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे अप्रत्यक्षता की समस्या, त्रुटियों से संबंधित समस्याएं, सापेक्षता की समस्या, अधूरेपन की समस्या, परिशुद्धता की समस्या, वस्तुनिष्ठता की समस्या, प्रामाणिकता की समस्या और भविष्यवाणी की समस्या। सबसे पहले जो मापन की समस्या आती है वो है अप्रत्यक्षता की समस्या। मनोविज्ञान और शिक्षा या फिर समाजशास्त्र में जिन चरों का अधिक से अधिक अध्ययन किया जाता है उनका जो स्वरूप होता है वो अपरोक्ष होता है, यानी कि हम जिन चरों का अध्ययन करते हैं हम उन्हें परोक्ष रूप से नहीं देख पाते हैं। जैसे कि हम एक उदाहरण लें, यदि कोई अनुसंधानकर्ता छात्रों की चिंता या कुंठा का अध्ययन करता है तो कोई भी व्यक्ति छात्रों की चिंता और कुंठा को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाता है, केवल व्यवहार में ही इनका प्रभाव पड़ता है। यानी कि अप्रत्यक्षता की समस्या के कारण मापन के आधार पर जो अध्ययन किए जाते हैं और उनसे प्राप्त परिणामों की विश्वसनीयता और वैधता एक तरह से शुद्ध और प्रामाणिक नहीं होती हैं। दूसरी जो मापन की समस्या आती है वो है त्रुटियों से संबंधित समस्या। कई बार मापन करते समय त्रुटियों से संबंधित समस्या को भी देखा जा सकता है और इसके कारण मापन में अशुद्धता आती है। जैसे कि मान लीजिए एक बालक का भार 27 किलोग्राम और 500 ग्राम है, तो यह भार सही भी हो सकता है और उसमें त्रुटि भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो तोलने वाली मशीन है, यदि उस मशीन में त्रुटि होती है तो बालक का भार भी त्रुटिपूर्ण होगा। इसी प्रकार यदि किसी छात्र की
बुद्धि का मापन परीक्षण के द्वारा किया जाए और उसे बुद्धि परीक्षण में 98 अंक प्राप्त हों, तो यह मापन तभी विश्वसनीय हो सकता है जब बुद्धि परीक्षण जिसका मापन में उपयोग किया गया है वो अधिक विश्वसनीय और वैध हो। जो व्यवहार परक विज्ञान है उनमें जब मापन किया जाता है तो त्रुटि होने की संभावना अधिक रहती है। तीसरी जो मापन की समस्या आती है वो है सापेक्षता की समस्या। हमने जाना था कि भौतिक मापन में एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है, जबकि मनोवैज्ञानिक जो मापन होता है उसमें वास्तविक शून्य बिंदु नहीं होता है। प्राकृतिक विज्ञानों में निरपेक्ष मापन किया जाता है और मनोवैज्ञानिक या शिक्षा के क्षेत्र में मापन जो किया जाता है वो सापेक्ष होता है। और जो सापेक्ष मापन होता है उसमें शुद्ध परिणाम और निष्कर्ष प्राप्त करना कठिन कार्य होता है। फोर्थ जो समस्या आती है वो है अधूरेपन की समस्या। मनोविज्ञान में मापन करते समय अक्सर एक कठिनाई उत्पन्न होती है कि जो भी कॉन्सेप्ट होता है उससे संबंधित जो अर्थ है वो कई बार अनुसंधान करता है, वो मनोवैज्ञानिक परीक्षण तैयार करता है और इस प्रकार का तैयार जो परीक्षण होता है वो अधूरा मनोवैज्ञानिक परीक्षण कहलाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्यय जो है, जो कॉन्सेप्ट है, उसके अर्थ का पूरा ज्ञान अनुसंधानकर्ता को नहीं होता है। इस प्रकार जो बना हुआ परीक्षण है वो अधूरेपन की समस्या से ग्रस्त होता है। नेक्स्ट जो समस्या आती है वो है परिशुद्धता की समस्या। जो त्रुटि रहित मापन होता है वो ही परिशुद्ध मापन कहलाता है, लेकिन व्यवहारिक जो विज्ञान होते हैं उनमें जो परिशुद्ध मापन है वो करने में कठिनाई आती है। जो मनोविज्ञान में जो चर या प्रत्यय होते हैं उनका मापन प्रत्यक्ष रूप से ना होकर परोक्ष रूप से ही होता है, इसलिए मापन की जो शुद्धता है वो पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं होती है। मनोविज्ञान में जो व्यवहारिक चर होते हैं वे गतिशील अवस्था में होते हैं और गतिशील चरों का मापन स्थिर चरों की अपेक्षा कठिन होने की वजह से त्रुटिपूर्ण होता है। नेक्स्ट जो समस्या आती है वो है वस्तुनिष्ठता की समस्या। वस्तुनिष्ठता किसी भी मापन में तब पाई जाती है जब मापन करते समय अध्ययनकर्ता को व्यक्तिगत अभिवृत्तियों, पक्षपातों, संवेगों और भावनाओं का मापन पर प्रभाव न पड़ा हो। मनोविज्ञान और जो व्यवहार परक विज्ञान है उनमें वस्तुनिष्ठ मापन की समस्या अधिकतर आती है। नेक्स्ट जो समस्या है वो है प्रामाणिकता की समस्या। प्रामाणिकता का यह मतलब है कि जो किए गए मापन हैं उनकी जांच कितनी बार क्यों ना की जाए, बार बार एक ही प्रकार के परिणाम प्राप्त होते हैं। अक्सर मनोविज्ञान के मापन में प्रामाणिकता की समस्या आती है। अधिकतर यह देखा गया है कि कोई भी प्रत्यय या चर का मापन जितनी बार किया जाता है मापन का परिणाम कुछ न कुछ अलग आता है। मापन के परिणाम जब अलग अलग आते हैं तब मापन में प्रामाणिकता का गुण नहीं होता है और ऐसा मापन न तो विश्वसनीय होता है और ना ही वैध होता है। नेक्स्ट मापन की जो समस्या है वो है भविष्यवाणी की समस्या। मनोवैज्ञानिक जो मापन है उसके आधार पर जो भविष्यवाणियां की जाती हैं किसी व्यवहार विशेष के संबंध में, वे तभी सही हो सकती हैं जब मापन में परिशुद्धता हो, वस्तुनिष्ठता हो और प्रामाणिकता का गुण पाया जाता हो। कई प्रकार के अध्ययनों के आधार पर व्यवहार परक जो विज्ञान है उनमें सही भविष्यवाणियां करना संभव नहीं हो पाता है।
क्योंकि मनोवैज्ञानिक मापन और व्यवहार परक विज्ञानों में मापन में प्रामाणिकता, वस्तुनिष्ठता और परिशुद्धता की कमी पाई जाती है। हमने देखा कि मापन में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, फिर भी मापन के कई प्रकार के लाभ हैं जिन्हें हम आगे देखेंगे। सबसे पहले जो शैक्षिक मापन है उसका लाभ यह है कि शैक्षिक नीतियों का निर्धारण करने में मापन सहायक होता है। जो शैक्षिक प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो नीति निर्धारक हैं उनको भी मापन के परिणामों का प्रयोग शैक्षिक व्यवस्था को लागू करने में और नीतियों का निर्माण करने में सहायता प्रदान करता है। शैक्षिक मापन का जो दूसरा लाभ है उससे शैक्षिक प्रगति की जानकारी प्राप्त होती है। मापन के सहयोग से छात्रों को स्वयं की शैक्षिक प्रगति की जानकारी होती है, जिससे उसके अंदर प्रेरणा, आत्मविश्वास और प्रतियोगिता की भावना पैदा होती है। इसके अलावा जो परिवार के सदस्य हैं या फिर जो छात्रों के माता पिता हैं वो अपने बच्चे की शैक्षिक प्रगति, रुचि, क्षमता, योग्यता, व्यक्तित्व और कमियों से परिचित होते हैं और समय से पूर्व उनका निराकरण करने में सक्षम होते हैं। और साथ ही साथ बालकों की में यह पहचान की जा सकती है कि उनमें कौन सी रुचि अधिक विकसित है और कौन सी योग्यता उनके अंदर है। उसी के अकॉर्डिंग उसे किस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सकता है इसकी जानकारी प्राप्त होती है। मापन के माध्यम से हम शिक्षक की प्रभावशीलता को भी पहचान सकते हैं, यानी कि जो मापन प्रक्रिया है वो शिक्षकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके माध्यम से शिक्षक पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों की विधि और पाठ्य योजनाओं और शिक्षण सामग्री में समय के साथ साथ परिवर्तन कर सकते हैं और अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। यानी कि मापन के माध्यम से हम कक्षा में जो बालक हैं उनकी शैक्षिक प्रगति को टेस्ट लेकर और अंक प्रदान करके माप सकते हैं और शिक्षक को भी मापन के माध्यम से टीचिंग में बहुत हेल्प मिलती है और वह यह समझ पाता है कि मुझे शिक्षण के लिए कौन सी विधियों का प्रयोग करना है। इसके साथ साथ जो अभिभावक हैं और जो प्रशासक और समाज के लिए भी मापन का बहुत अधिक महत्व है। हमने देखा कि शैक्षिक मापन के कई प्रकार के लाभ हैं, परंतु इसके साथ साथ शैक्षिक मापन की कुछ सीमाएं भी हैं जो इस प्रकार हैं। मापन के माध्यम से कई बार वस्तु का जो स्वरूप है उसके संबंध में सही निर्णय नहीं हो पाता है। दूसरा, मापन की जो प्रक्रिया है वो बहुत अधिक जटिल होती है, क्योंकि जो मापन का रूप होता है वो व्यवस्थित होता है। मापन के क्षेत्र का बहुत अधिक संकुचित होना और सीमित होना भी इसकी प्रमुख सीमा है, क्योंकि इसमें कुछ गणितीय और व्यावसायिक रुचियों से संबंधित परीक्षाएं सम्मिलित की जाती हैं। मापन के द्वारा केवल कुछ सूचनाएं ही प्राप्त होती हैं, कोई निर्णय प्राप्त नहीं होता है। मापन में व्यक्ति के कुछ ही पहलुओं का अध्ययन किया जाता है और मापनशील प्रकार के जो गुण होते हैं उनमें विभेदीकरण की क्षमता नहीं रखता है। इसके अतिरिक्त जो मापन होता है वो कई बार शुद्ध नहीं हो पाता है, यानी कि हमें सही सूचनाएं उससे प्राप्त नहीं हो पाती हैं। मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है? मनुष्य के जीवन का हर क्षण मापन से किसी न किसी रूप से जुड़ा हुआ है। बिना मापन के जीवन को सुचारू रूप से चलाना असंभव होता है। जैसे ऑफिस जाना, विद्यालय के लिए जाना, सही समय पर बस पकड़ना, इन सब के लिए एक निश्चित समय होता है जिसका मापन हम घड़ी के समय के द्वारा
कर सकते हैं। इसके अलावा किसी का वेट नापना, किसी की हाइट नापना, यह सब भी मापन के अंकन के अंतर्गत आता है। मूल्यांकन सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा के क्षेत्र में साधारणतः मूल्यांकन से अभिप्राय छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि से होता है। मूल्यांकन के लिए कहा गया है कि मूल्यांकन निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है और शिक्षा के क्षेत्र में मूल्यांकन छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि है, यानी कि छात्रों ने शैक्षिक क्षेत्र में किस सीमा तक उपलब्धि प्राप्त की, वे जो शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करना चाह रहे हैं उनकी प्राप्ति उन्हें हुई या नहीं, यह सब मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। मापन और मूल्यांकन में अंतर करने के लिए J.W. राइट स्टोन ने कहा कि मापन में विषय वस्तु या विशेष कौशलों और योग्यताओं की उपलब्धि के एकांकी पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, जबकि मूल्यांकन में व्यक्तित्व संबंधी परिवर्तनों एवं शैक्षिक कार्यक्रम के व्यापक उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। यानी कि मापन में केवल विषय वस्तु को आधार माना जाता है और उसी के आधार पर अंकन क्रिया की जाती है, या फिर छात्र के अंदर जो विशेष कौशल हैं या उनकी योग्यताओं का आंकिक मापन किया जाता है, जबकि मूल्यांकन में व्यक्तित्व संबंधी पक्षों और जो शैक्षिक कार्यक्रम के जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनकी व्यापकता पर बल दिया जाता है। एक तरह से मापन किसी व्यक्ति या वस्तु का अंकात्मक रूप से मापन होता है, जबकि मूल्यांकन किसी भी व्यक्ति और वस्तु का मात्रात्मक और गुणात्मक वर्णन प्रस्तुत करता है। अधिकतर हम मापन और मूल्यांकन को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मापन और मूल्यांकन एक नहीं है। मापन मूल्यांकन का ही एक अंग मात्र है। मापन हमारी उपलब्धियों की जांच करने के लिए एक साधन मात्र है जो हमारी प्रगति को अंकों में व्यक्त करता है, और मूल्यांकन में मापन और जांच दोनों ही संभव होती है। यहाँ अब एक टेबल बताई जा रही है, उसके माध्यम से मापन और मूल्यांकन के अंतर को आसानी से समझा जा सकता है। मापन और मूल्यांकन में अंतर समझने के लिए कई उदाहरण भी दिए जा रहे हैं जो हमारे दैनिक जीवन से संबंधित हैं। मापन और मूल्यांकन में अंतर का जो प्रथम बिंदु है वो है क्षेत्र संबंधी अंतर। मापन का क्षेत्र बहुत ही संकुचित होता है, यानी कि मापन जो होता है उसमें व्यवहार के कुछ ही पक्षों को एक प्रतीक प्रदान किया जाता है, जबकि जो मूल्यांकन होता है उसका क्षेत्र विस्तृत होता है। मापन के क्षेत्र के अंतर्गत गणित और व्यावसायिक रुचि जैसी कुछ ही परीक्षाएं सम्मिलित की जाती हैं, जिनका उद्देश्य वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना होता है, जबकि मूल्यांकन में संपूर्ण व्यक्तित्व से संबंधित परीक्षा ली जाती है। किसी भी व्यक्ति के मूल्यांकन के लिए उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक और अन्य पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार इसमें कई तरह की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। दूसरा जो अंतर है वो है व्यक्तित्व संबंधी। मापन के अंतर्गत व्यक्तित्व के संबंध में एक निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि इसके अंतर्गत सीमित परीक्षाओं की ही व्यवस्था होती है। इसलिए किसी भी छात्र के बारे में निश्चित और स्पष्ट धारणा बनाने में कठिनाई होती है। मान लीजिए किसी बच्चे ने 100 में से 10 नंबर प्राप्त किए और दूसरे बच्चे ने 100 में से 60 नंबर प्राप्त किए, तो हम यह नहीं कह सकते कि 60 नंबर प्राप्त करने वाला बच्चा अच्छा ही होगा और 10 नंबर प्राप्त करने वाला बच्चा खराब होगा, क्योंकि जब हम इसे डिस्क्राइब करते हैं, हमने जाना कि केवल एक ही बच्चा है जिसने 60 अंक प्राप्त किए हैं और उससे ऊपर भी कई बच्चों ने
70 से लेकर 90 तक अंक भी प्राप्त किए हैं, यानी कि 60 अंक प्राप्त करने वाला बच्चा उन बालकों की अपेक्षा खराब है, जबकि ऐसे ही 10 नंबर प्राप्त करने वाला भी एक ही बच्चा है और कई बच्चों ने 3 से लेकर 4 अंक भी प्राप्त किए हैं, यानी कि वो बच्चा और बच्चों के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है। यानी कि अंकों के आधार पर हम यह डिसाइड नहीं कर पाते कि बच्चा कैसा है। मूल्यांकन के अंतर्गत हम किसी छात्र के बारे में एक निश्चित और स्पष्ट धारणा बना लेते हैं, क्योंकि इसमें संपूर्ण व्यक्तित्व की परीक्षा लेने की आवश्यकता होती है। इसलिए इसके आधार पर किसी भी छात्र के बारे में निश्चित धारणा बनाई जा सकती है। जैसा कि अभी हमने एक उदाहरण द्वारा देखा कि मापन में हम यह डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि बच्चा कैसा है, जबकि मूल्यांकन में डिसाइड करने के लिए हमें मूल्यांकन करना होता है, यानी कि अंकों को देने के बाद हम व्याख्या करके यह डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा अच्छा है, तब बच्चे के बारे में इस पर धारणा बनाई जा सकती है। नेक्स्ट अंतर का जो पॉइंट आता है वो है साधन और साध्य संबंधी, यानी कि मापन को एक साधन माना गया है। जैसे आप हाई स्कूल के पेपर दे रहे हैं तो उसमें जो अंक आते हैं उसके आधार पर आप फर्स्ट ईयर या इंटर के लिए आप अपने सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं। मान लीजिए हमारे साइंस में अच्छे नंबर आए हैं और कॉमर्स मैं लेना चाहता था लेकिन उसमें अच्छे नंबर नहीं आए, तो अंकों के आधार पर हमने निर्धारित किया कि मुझे साइंस ही लेनी चाहिए, जबकि मूल्यांकन को एक साध्य के रूप में माना गया है। अब जब हमने साइंस सब्जेक्ट का चुनाव कर लिया तो उसमें अधिक अग्रसर होने के लिए या आगे बढ़ने के लिए मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। यानी कि हमने जो उद्देश्य निर्धारित किया है उसमें हम कहाँ तक सफलता प्राप्त कर सकते हैं, इसका निर्धारण मूल्यांकन के आधार पर होता है। नेक्स्ट जो मापन और मूल्यांकन में अंतर का बिंदु है वो है साक्ष्य संबंधी। मापन के द्वारा साक्ष्यों का एकत्रीकरण किया जाता है, जबकि मूल्यांकन के द्वारा साक्ष्यों के निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मापन और मूल्यांकन में जो नेक्स्ट बिंदु आता है वो है धन एवं श्रम संबंधी अंतर, यानी कि मापन में धन और श्रम साथ ही साथ समय की अधिक आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें कम परीक्षाएं ली जाती हैं और अंकन के आधार पर मापन किया जाता है, जबकि मूल्यांकन में धन और श्रम की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें कई प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं और साथ ही साथ समय भी अधिक लगता है। नेक्स्ट जो मापन और मूल्यांकन का पॉइंट आता है वो है उद्देश्य संबंधी अंतर। मापन विषय की पाठ्य सामग्री पर आधारित होता है, यानी कि मापन पाठ्य वस्तु या विषय वस्तु से बंधा हुआ होता है, जबकि मूल्यांकन विषय के जो भी उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उन पर आधारित होता है। नेक्स्ट मापन और मूल्यांकन में जो अंतर आता है वो है समय संबंधी, यानी कि मापन किसी भी समय में किया जा सकता है, जबकि मूल्यांकन मापन के बाद ही किया जाता है। नेक्स्ट बिंदु है भविष्यवाणी संबंधी अंतर। मापन के आधार पर जो भविष्यवाणी है वो सार्थकता के साथ नहीं की जा सकती है, क्योंकि इसमें हमें सभी पक्षों की जानकारी नहीं होती है, जबकि मूल्यांकन के आधार पर जो भविष्यवाणी है वो सार्थकता के साथ की जा सकती है, क्योंकि इसमें सभी पक्षों की जानकारी इजी वे में हो जाती है। नेक्स्ट है शैक्षिक अंग संबंधी अंतर। शिक्षा के अभिन्न अंग के रूप में मापन शिक्षा का एक अभिन्न अंग होता है, जबकि मूल्यांकन शिक्षा का अभिन्न अंग नहीं होता है। शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर
शैक्षिक उपलब्धि को अंकों में व्यक्त करना ही मापन है, जबकि छात्रों के प्राप्तांकों के आधार पर जब वह अगली कक्षा में प्रवेश करेगा या नहीं, इसका निर्धारण मूल्यांकन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है अंक संबंधी अंतर। मापन एक तरह से किसी वस्तु का अंकात्मक रूप होता है। इसमें अंक प्रदान किए जाते हैं। मापन में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करके अंक प्रदान किए जाते हैं, जबकि मूल्यांकन में अंक प्रदान करने के बाद अंकों का मूल्य निर्धारित किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो प्राप्त अंक हैं वो उद्देश्यों के अनुरूप है या नहीं, इसका निर्धारण करना ही मूल्यांकन कहलाता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं, जैसे कि पुलिस भर्ती की जो परीक्षा है उसमें किसी उम्मीदवार ने 1 घंटे में कितनी दूरी की दौड़ पूरी की, यह बताना मापन है। लेकिन इस उम्मीदवार ने 1 घंटे में जो दौड़ पूरी की वह पुलिस भर्ती की प्रक्रिया के लिए सही है या नहीं, इसका निर्धारण करना ही मूल्यांकन है। इसी प्रकार किसी भाला फेंक के खेल में यदि कोई व्यक्ति भाला फेंक खेल खेल रहा है तो उसके प्रदर्शन या कितनी दूर तक उसने भाला फेंका, यह ज्ञात करना ही मापन है। जबकि खिलाड़ी के भाला फेंक खेल में उसके प्रदर्शन या कितनी दूर उसने भाला फेंका, उसके आधार पर यह बताना कि वह सफल रहा या नहीं, और यदि सफल रहा तो क्या वो अगले राउंड तक जाएगा या नहीं, इसका निर्धारण करना ही मूल्यांकन है। इसके अलावा मापन में यह ज्ञात किया जाता है कि छात्र में कितनी योग्यता है, यानी कि मापन केवल कितना, हाउ मच को मापता है। मापन का कार्य केवल इतना ही है कि वह अंक प्रदान करता है। जैसे किसी छात्र ने सामाजिक विज्ञान में 45 अंक प्राप्त किए। मूल्यांकन में अंक प्राप्त करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि उसमें कोई गुण कितना अच्छा है या संतोषजनक है, यानी कि उसे कितना मूल्य दिया जाना चाहिए। इस बात को मूल्यांकन स्पष्ट करता है। यानी कि मूल्यांकन में अंकों के साथ साथ मूल्यों का निर्धारण भी किया जाता है। जैसे सामाजिक विज्ञान में जिस छात्र ने 45 अंक प्राप्त किए तो छात्र की कक्षा में कैसी स्थिति है, यानी कि मूल्यांकन यह बताता है कि 45 अंक प्राप्त करने वाला बालक कक्षा में प्रथम स्थान पर है, द्वितीय स्थान पर है। इसके अलावा मापन के द्वारा तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं होता है, जबकि मूल्यांकन के द्वारा छात्र की स्थिति का वर्णन इस प्रकार किया जाता है कि तुलनात्मक अध्ययन संभव हो पाता है। इस प्रकार मापन एक सामान्य शब्द है, यानी कि इसमें सिंपल रूप से केवल अंक प्रदान किए जाते हैं। जैसे किसी की हाइट को मापा जाता है, वेट को मापा जाता है। और मूल्यांकन की बात करें तो यह एक तकनीकी शब्द है।